फटाफट से। थैंक यू शिव मेरे भाई, थैंक यू शिव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू। सब बढ़िया बेटा? सारे बच्चे आ जाओ बेटा। अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चे भाई साहब। नमस्कार 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 सभी को, नमस्कार भाई। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में कुछ नई चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन का एक छोटा सा नया एटीट्यूड वाला सवाल भी हम इसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो हम नए नए लेवल पर जोड़ रहे हैं वो भी हमें आगे देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, इस प्यारी प्यारी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, टू नो फेस का मतलब होता है टू बी सेड। ये शायद हम लोगों ने कल के प्रैक्टिस सेशन में शायद गलत मार्क कर दिया था, शायद, ठीक है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर हम लोग कहानी को लेकर चलते हैं। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं पहले एक बार फटाफट से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए चलिए आज थोड़ी स्पीड बनाने की कोशिश करते हैं। रवि गॉट द जॉब, रवि को जॉब मिली, अच्छी बात है, इजीली, बड़ी आसानी से। बिकॉज अब इस बिकॉज के बाद हम लोगों को हमेशा क्या बताना होता है, रीजन, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर कोई कहे तो ये अपने आप में कंजंक्शन है, क्या है बच्चों, ये अपने आप में कंजंक्शन है, ठीक है। आज से हम जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आज से जो भी हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त हम एक चीज की आदत सुधारेंगे। आज से एक आदत सुधारेंगे कि हम लिखे हुए क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। आज से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। वायदा है सभी का। चलो सारे पहले मेरे को बोलो प्रॉमिस, पहले सारे मेरे को बोलेंगे प्रॉमिस। जब तक प्रॉमिस नहीं बोलोगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा, मैं रूठ जाऊंगा। हाँ नहीं तो मैं भी रूठ जाऊंगा। प्रॉमिस मेरे को चाहिए बढ़िया वाला, शाबाश, ठीक है। हर एक शब्द को पहचानने की आदत बनानी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग ये क्या है, ठीक है ना। और पता है जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने की आदत डालोगे ना तो धीरे धीरे आप लोगों को ये इंग्लिश और ज्यादा प्यारी लगेगी, ठीक है। रवि गॉट द जॉब इजीली बिकॉज़ ही स्पीक्स, आगे लिखा हुआ क्या, मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। अब देखो जो इंसान बहुत सारी भाषाएं बोलता है, आप लोग एक तरीका समझ के चलेंगे मेरे बच्चों। देखो पोली का मतलब क्या हुआ भाई, मेनी। पोली का मतलब क्या हुआ भाई, मेनी, ठीक है। ये भी मैनी, ये भी मैनी, ये भी मैनी, ये भी मैनी, ठीक है ना। सिलेबिक शब्द बना है सिलेबल से, सिलेबिक शब्द बना है किससे, सिलेबल से। अब ये सिलेबल क्या होता है, ठीक है। सिलेबल क्या होता है आप समझने की कोशिश करते हैं। सिलेबल हम किसे कहते हैं, लिखो सारे के सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर लिखोगे। स्मॉलेस्ट स्पीच यूनिट ऑफ अ वर्ड, स्मॉलेस्ट स्पीच यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द के बोलने की न्यूनतम इकाई। मेरे भाई एक बार लिखकर दिखाओ जरा मैंने क्या लिखा है। किसी भी शब्द के उच्चारण की न्यूनतम इकाई कहलाती है सिलेबल, ठीक है। सिलेबल हम किसे कहते हैं, सारे बच्चे डेफिनेशन दिखाओ इसकी फटाफट से। चलो स्मॉलेस्ट स्पीच यूनिट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। अब आपको सर ये बात कैसे समझनी है ये भी बताओ। देखो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप सभी के सामने एक शब्द लिखा, पढ़कर देखो, ठीक है। जब आप इसे पढ़ते हो तो छोटी छोटी यूनिट बनाते हो, किसके जरिए, वाउल्स के जरिए। वाउल्स के जरिए आपने एक यूनिट बना दी, क्या चीज, एच ओ, ठीक है जी। और दूसरी यूनिट क्या बना दी दोस्त आपने, दूसरी यूनिट बना दी नेस्ट की, है ना। दो अलग अलग यूनिट बना दी, एक यूनिट और दूसरी यूनिट कौन सी है, नेस्ट। तो इसके अंदर कुल कितने सिलेबल हुए, आप हो गए सब दो सिलेबल हुए। दो सिलेबल की कैसे जानकारी हुई मेरे बच्चों को, दो सिलेबल की जानकारी, एक तो इस ओ की साउंड और एक इस ई की साउंड। अरे हाँ, एक इस ओ की साउंड एक ई की साउंड। तो सिलेबल पहचानने कभी कभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आ जाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं तो टीचिंग के एग्जाम्स में आ जाते हैं, या जो बच्चे टीईटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके पेपर में सिलेबस पहचानने आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने इनमें से ही कोई एक शब्द उठाऊं, ठीक है, इनमें से ही एक शब्द उठाऊं, शब्द लिखा है ऑप्शन, बताओ जरा इसमें कुल कितने सिलेबल्स हुए, बताओ जरा इसमें कितने सिलेबल्स हुए। तो आप जब इस शब्द को बोलोगे तो छोटी छोटी यूनिट्स निकालोगे, है ना। आप लोगों के साथ देखो एक तो वाउ साउंड ये रही, अरे हाँ, और ये दोनों मिलकर एक वाउ साउंड ये बने। यहाँ पर कुल कितने सिलेबल्स हैं, दो सिलेबल्स हैं, है ना। सिलेबस पहचानने का क्वेश्चन ठीक करके आना है। अगर कोई भी भाई एग्जामिनेशन उसकी तैयारी कर रहा है, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी आप में से स्टूडेंट कुछ ऐसे भी एग्जाम्स है जिनमें लिंग्विस्टिक्स पूछा जाता है, उसके लिए आप, ठीक है ना, ये आपको बताना है। फाइन, ये है एटलांटिक में बिल्कुल ठीक है विशाल भाई, तीन सिलेबल्स हैं, आई लाइक इट दोस्त, ठीक है भाई। तो पॉलीसिलेबिक का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे सिलेबल्स हो, सिलेबल का तो लेना देना नहीं है। सेंट्रिक यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे केंद्र हो, ये भी नहीं है। पॉलिनोमियल, देखो बच्चों, नोमी शब्द की अगर हम बात करें, एन ओ एम वाई, तो एन ओ एम वाई का मतलब होता है भाई लॉ। क्या होता है, एन ओ एम वाई का मतलब क्या होता है भाई, लॉ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एन ओ एम वाई का मतलब क्या होता है, लॉ, कानून, यानी कि जिसमें बहुत सारे नियम लगे हो, बहुत सारे कानून हो। तो ये भी इसके अंदर नहीं हुआ। ग्लॉट शब्द आप जानते हैं, एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस, इसके अंदर का हिस्सा ग्लॉट है, ठीक है। और ग्लॉट का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी भाषाएं बोलने का काम करेंगे। यही आपका सबसे करेक्ट आंसर है। देखो बच्चों, सही आंसर बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी गलत क्यों है ये जानकारी लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा। अब मेरे दिल में एक दूसरा सवाल है, सही आंसर हमें मिल गया, ये बेटा अपना आराम से लिखा करो सारी चीज, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आती है एक दूसरी बात, चलो अब एक दूसरी प्यारी सी बात को हम समझने का काम करेंगे, ठीक है। मेरे दिल में एक बात आई, कहो तो बताऊं। मेरे दिल में एक बात आई, कहो तो बताऊं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, एक खूबसूरत सी बात होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। एक खूबसूरत सी बात होती है जिसे हम कहते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है। जब हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम सीक्वेंस बताते हैं किसका, टेंसेस का। ध्यान से देखना, मान लो मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, ही सेड दैट ही इज एब्सेंट। भाई इस सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई गलती ठीक हो सकती है, आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है आपके हिसाब से सेंटेंस में कोई करेक्शन हो सकती है। तो आप कहोगे हाँ सर इसमें तो गड़बड़ है, और इसमें गड़बड़ क्या है, टेंसेस का अपना एक सीक्वेंस बनता है। क्या सीक्वेंस बनता है कि अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट में लिखा हो तो दूसरे को हम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में किसी में भी बता सकते हैं। अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा हमें फ्यूचर में लिखा मिले तो दूसरे हिस्से को हम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में किसी में भी बता सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर पहला हिस्सा हमें पास्ट में लिखा हो तो दूसरे हिस्से को भी हम किसमें, पास्ट में ही लिखेंगे। अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो दूसरे हिस्से में भी हमें क्या चाहिए मेरे बच्चों, पास्ट। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो यहाँ हम लोगों ने क्या कहा, वॉज कहा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, ऐसा क्यों नहीं हुआ भाया, यहाँ पर पास्ट की बात कही तो फिर यहाँ पर पास्ट टेंस क्यों नहीं हुआ, बताओ जरा, दिल में आई ना ये बात, ठीक है ना।
देखो मेरे बच्चों, इस प्रैक्टिस बैच का सबसे ज्यादा फायदा कब मिलेगा? जब आप किसी एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें, है ना? जब आप किसी एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। हम इस प्रैक्टिस बैच में ही आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से टॉपिक वाइज मटेरियल भी तैयार करवा रहे हैं, ठीक है ना? और आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही है 3 बजे। कल हम लोगों ने अपना सेशन या वोकैबुलरी में 1 आवर वोकैब पावर के नाम से, है ना, देखा आपने? आप लोगों को हर तरह से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रखना ये हमारा फर्ज है, ठीक है दोस्तों? तो अब पता है क्या हुआ? बच्चों ने करेक्ट आंसर बता दिया, सर स्कोप बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कही हुई बात है ना गुरुजी यहाँ पर, ये उस इंसान की क्या है? हैबिट है। हैबिट नहीं तो आप इसे क्या कहोगे दोस्तों? ये उस इंसान का रूटीन एक्शन है। और हैबिट या रूटीन एक्शन हम हमेशा कौन से टेंस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। अरे भाई ना, ये क्या है दोस्तों? है जी? बात समझ में आ गई? ये उस इंसान का क्या है दोस्तों? बता दो जरा। ये उस इंसान का अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? हैबिट या रूटीन एक्शन है। और जहां हैबिट या रूटीन एक्शन बताया जाए वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने ये अब समझा, पास्ट के बाद भले ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, लेकिन उसकी भी वजह क्या है भाई? हैबिट या रूटीन एक्शन। बताओ जरा, मजा आया कि नहीं आया? है जी? मजा आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाते जाएगा, बस प्यार से क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो। एक अगला शब्द हमारे सामने है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। आपको मेरे दोस्तों इसका सिनोनिम बताना है। चलो भाई फटाफट से इसका सिनोनिम मुझे बताने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, लोथ का मतलब होता है टू हीट, किसी से नफरत करना। लोथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? हीट, फाइन, नफरत करना। एंट्रेंच का मतलब होता है टू फिक्स फर्मली, टू फिक्स फर्मली। आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं, तो आप जब कहीं हिल साइड घूमने जाते हैं, तो कहीं पर रुकने के लिए आप करते क्या है? सबसे पहले आप करते क्या है? आप 4 बांस जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है भाई? उसके बाद आप क्या करते हो भाई? उसके बाद आप इसके ऊपर एक पल्लड़ बांधते हो भाई, और इसको इस तरीके से बांधने की कोशिश करते हो। अरे हाँ ना, इस तरीके से बांधने की कोशिश करते हो ना भाई, है कि नहीं? जब आप इस तरीके से इसको बांध लेते हो तो भाई साहब ये आपका बन गया क्या चीज? टेंट बन गया भाई। अरे हाँ ना, क्या बन गया भाई आपका? क्या हो? यू आर ट्राइंग टू एंट्रेंच इट, यानी कि इसे आप फिक्स करना चाहते हैं फर्मली, ठीक है बेटा? ये भी बन गया आंसर हमारा, है ना मेरे बच्चे? ठीक है भाई, आगे चलते हैं एक अगली बात की तरफ। तो क्या हुआ भाई? अबोर। अबोर का मतलब होता है टू हीट, किसी से नफरत करना। क्या हो गया भाई? किसी से नफरत करना। क्या हो गया बेटा? सारे के सारे बच्चे प्लीज साथ साथ मीनिंग लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? है ना? जब तक आप मीनिंग नहीं लिखोगे भाई, तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी बेटा, वरना मजा भी नहीं आएगा और सिखा भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? सीखना है तो पार्टिसिपेट करना है, फाइन। अब एक अगला शब्द आता है एब्जॉर। क्या लिखा बेटा? एब्जॉर, बोल के सुनो जरा। एब्जॉर, ठीक है ना? एब्जॉर का मतलब होता है टू रिजेक्ट, ठीक है जी? एब्जॉर का मतलब क्या होता है? टू रिजेक्ट फर्मली, किसी चीज को कड़े शब्दों में मना कर देना, ठीक है? आपके पास कोई आता है, आपके पास कोई आता है, आपको कहता है मेरी आशिकी अब तुम ही हो। आप लड़के कहते हैं देख भाई बात ऐसी है, हमारे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है, हमारे अब्बू अम्मी मानेंगे नहीं, तो इसलिए जो है ना, जाओ अपना मुंह धोके और किसी और अच्छी लड़की को पटाओ। हम तुम्हारे साथ सेट नहीं होंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं गोपाल वर्मा सर की क्लास में, और हमारी आज की गोपाल वर्मा सर की क्लास है, और हमें जीवन में कचूना चाहिए। हमको अपना सिलेक्शन लेना है, हमको फिर उसके बाद खूबसूरत सा पति हमारे पापा दिलाएंगे, तुम गोली हो जाओ बेटे। यू एब्जॉर्ड इट, है ना जी? क्या करोगे? यू एब्जॉर्ड इट, ठीक है भाई? है ना? करेक्ट हो गया। मजाक में शब्दों को याद करना है, और साथ साथ ना आप अपने दोस्तों को ये शब्द बोलने की भी कोशिश करना है, ठीक है जी? अरे है ना? ठीक है। फिर भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की आशिकी में इंटरफियर करते हैं, है ना? बस पता चल जाए कि दीपक की आशिकी दीपिका से चल रही है ना? तो फिर कोई ना कोई ऐसा शिकारी आता है, साला मैं छोड़ेगा नहीं, मैं इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है? मैं किसी गर्लफ्रेंड को पटाएगा। मेडल, टू इंक्लूड इन वंस बिजनेस रिलेशन। बहुत प्यारा शब्द है बेटा, ये आजकल चल भी रहा है मार्केट में, बहुत ही प्यारा शब्द है ये, ठीक है ना जी? किसी इंसान के बिजनेस में, किसी इंसान के अफेयर में, किसी इंसान के रिलेशन में जबरदस्ती घुसपैठ करके अपने आप को सुपीरियर दिखाना। अरे भाई हाँ ना, ठीक है जी? बात है ना? तो आज से ये शब्द यूज करना है, फाइन। कोई भी आपका सलाहकार आपकी प्यार प्रेम की जिंदगी में सलाह देने आए, तो आप क्या कहोगे? डोंट मेडल। मैं बता रहा हूं, हमारे बीच में बताना, काजल सिर्फ मेरी है, मेरी है, मेरी है। बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर तुमने मिल ही गया मेरे दोस्तों। लोड का सिनोनिम क्या मिल गया भाई? अबोर, ठीक है बेटा? है ना? बाकी के ये शब्द भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं, करोगे बेटा? ठीक है, चलो बेटे, चलो चलो आज की होगी, आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये आपके लिए एक नया ट्रेंड का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में एक नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, ये एक नए तरीके से क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट को पूछने का होगा, और सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन यही है। क्यों? क्योंकि किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, उसको 4 ऑप्शंस में ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमसे स्पेलिंग गलत कहां होती है बच्चों? हमसे स्पेलिंग गलत होती है जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, तब हमसे स्पेलिंग गलत होती है। अरे हाँ ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी स्पेलिंग्स के अंदर, है ना जी, ऐसी स्पेलिंग्स के अंदर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है जो सेंटेंसेस में आए, ठीक है जी? तो भाई सबसे पहले तो देखो स्पेलिंग्स आपके सामने दे ही दी है ना? ठीक है, अब इन स्पेलिंग्स की हम जांच पड़ताल भी करेंगे आप सभी के साथ। फाइन, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द पॉपुलर रिडिक्यूल ऑफ पुरिटनिज्म। पुरिटनिज्म इंग्लिश लिटरेचर की अलग अलग स्टेजेस हैं, अंग्रेजी साहित्य की अलग अलग स्टेजेस हैं, और अलग अलग स्टेजेस में एक स्टेज आई थी जिसे हम कहते हैं पुरिटनिज्म, ठीक है? पुरिटनिज्म, फाइन। अब ये जो पुरिटनिज्म के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जिनके आदत रही उनका मजाक उड़ाने के लिए, इन बर्लस एंड डॉगरेल इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इन बटलर्स हुडीब्रास। नाम है ये ड्रामा का, ठीक है जी? अब देखो यहां लिखा है बर्लस और डॉगरेल, ठीक है? इसे हम कहते हैं अ कॉमिक प्ले। क्या कहते हैं? अ कॉमिक प्ले, यानी कि एक ऐसा नाटक, एक ऐसा ड्रामा जिसका प्राइम पर्पस है क्या? मस्खरी करना, मजाक करना, ठीक है ना? टू मॉक समवन, मॉक का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, ठीक है बच्चे? है ना? रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? रिडिक्यूल की स्पेलिंग भी ठीक कर लीजिएगा। रिडिक्यूल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिडिक्यूल का मतलब होता है टू मॉक समवन, किसी की खिल्ली उड़ाना, फाइन, ठीक है भाई? एग्जाम्पलीफाइड शब्द क्या? उदाहरण की तरह पेश करना। इस शब्द को ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो आंसर तो हमें मिल ही गया है, हमारा शब्द है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपने आप में क्या है? नाउन, ठीक है? अब हम अगर किसी इंसान को उदाहरण देते हैं, तो हम इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे, हम इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे IFY, यानी कि ये इसको बना देगा क्या चीज मेरे बच्चों? ये इसको बना देगा वर्ब, ठीक है? इसको क्या बना देगा? वर्ब बना देगा। तो जब आप इसके साथ IFY जोड़ोगे ना, तो स्पेलिंग के अंदर भी चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगी इसकी स्पेलिंग एग्जाम्पलीफाई, ठीक है? ये हो जाएगी इसकी स्पेलिंग एग्जाम्पलीफाई, ठीक है? और जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, उसे हम एग्जाम्पलर कहते हैं। स्पेलिंग देखना मेरे बच्चे, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? एग्जाम्पलर।
जैसे 10th क्लास में जब आप पढ़ते थे, 12th क्लास में जब आप पढ़ते थे, तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को एक बुक दिलाई जाती थी, आर डी शर्मा, है ना। तो वो बुक क्या थी? एक एग्जाम्पलर थी। क्यों? क्योंकि जैसे सवाल आर डी शर्मा में मिलते थे वैसे ही सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते थे। क्या कहेंगे? एग्जाम्पलर। मेरे बच्चों क्या कहेंगे? एग्जाम्पलर। ठीक है, फाइन बेटा। प्यूरिटनिज्म अपने आप में एक साहित्य का हिस्सा है। मैं आपको लिटरेचर थोड़ी पढ़ा रहा हूं बेटा, लिटरेचर थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको प्यूरिटनिज्म के बारे में बताऊं, कौन इसके स्कॉलर्स थे, वो बात मत करो, ठीक है ना। फाइन, ये तो लिटरेचर का हिस्सा है, वहां मत जाओ, वापस आ जाओ, वापस आओ मेरे पास आओ, चलो मेरी गोदी आओ फटाफट से, ठीक है। आप चीजों को समझें। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान भी होगा जो आपके लिए आइकन होगा। एग्जाम्पलर का सिनोनिम बता दिया भाई मैंने, आइकन, जिसको आप फॉलो करते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिस इंसान को देखकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जो आपके लिए आदर्श है। आप क्या कहोगे उस इंसान के लिए? यू आर माई एग्जाम्पलर। क्या कहोगे भाई? यू आर माई एग्जाम्पलर। ठीक है, तो जिस भी इंसान से आपको कोई भी अच्छा सीखने को मिले आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, और बाकी के शब्द हम लोगों को सीखने को मिल गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि हमारे सामने कीडियम आ गया, स्नेक इन द ग्रास। बहुत आसान है भाई, है जी, बहुत ही आसान में बहुत आसान बात है ये। ठीक है, ठीक है, तो बहुत आसान बात है सर। इंग्लिश एक्टिवन भी एक एग्जांपल है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा सांप क्या कहलाएगा भाई? बताओ जरा। टिमिड का मतलब हम कहते हैं क्या? फियरफुल, डरपोक हिंदी में कहें। लेकिन देखो बच्चों, हिंदी की इस वोकैबुलरी को कोशिश करना आप हिंदी की जगह अंग्रेजी में याद करें। डरपोक। डिसीटफुल का मतलब हम किसे कहते हैं? धोखेबाज, ठीक है ना। और चीट, वो इंसान जो धोखा देता है। वेल्दी का मतलब हो गया भाई रिच पर्सन। और टॉकेटिव का मतलब किसे हम कहते हैं? गैरुलस, ठीक है ना, जो बहुत बोलता है। तो भाई सांप छिपा हुआ घास में किसी भी समय काट सकता है, तो धोखा हो सकता है ना बेटा। अब ये शब्द आपको यूज करना है ना। आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो आपको किसी भी समय धोखा दे चुका है या दे सकता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। क्या कहोगे उस इंसान के लिए? ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, होते हैं भाई, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। नोट एन इशू कि आपका कोई दोस्ती हो, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी भी होगा जो नालायक होगा, जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। ठीक है जी, फाइन। चल बच्चे अगले क्वेश्चन पर आओ। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। चलो बताओ सर फटाफट से। देखो जी, ग्लोब से बना है ग्लोबल, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूं पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, मैंने एक सेंटेंस बनाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर वोकैबुलरी याद नहीं होती। क्या करें? याद हो जाएगी, बस वाक्य बनाकर दिखाओ। ठीक है, जरा वाक्य बनाकर दिखाओ। ठीक है भाई, एक बार इस ग्लोबल का आप एक वाक्य बनाकर दिखाओ। ठीक है बेटा, है ना। रोशनी, जीवन में कुछ भी करना, बस मेरी क्लास में आकर ये मत कहना कि सर मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं। मुझे इस बात से सख्त नफरत है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कभी नहीं लिखते ये चीज कि मेरा कमेंट आ रहा है, मेरा नाम ले लो। ये पढ़ने वाले बच्चे की पहचान नहीं होती। पढ़ने वाले बच्चे की पहचान होती है जो पूछा जाए उसका जवाब दिया, बस। क्लास के अंदर मस्ती के साथ पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत है। ठीक है रोशनी, जीवन में कभी मत करना भाई। तो एक एग्जाम्पल बना दो ग्लोबल का, फटाफट से बना दो। ठीक है, गार्ड आप सभी जानते हैं भाई, ये तो सबका सेट है कि नहीं। गाइड, जो आपको गाइड रास्ता बताता है। गिल्टी की स्पेलिंग क्या होती है भाई? ये गिल्टी की स्पेलिंग होती है। ठीक है, सेंटेंसेस बना के दिखा करो हमेशा, ठीक है ना, है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल बना दे। ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग इशू टुडे, ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू। सारी ग्लोबल वार्मिंग बना रहे हैं। लो भाई, एक ने बना दिया कोरोना वायरस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, है ना। इंडिया इज फेमस इन ऑल ओवर द ग्लोबल, बिल्कुल गलत लिखा है स्मृति, दोबारा से बनाओ। अच्छे अच्छे देखो, टाटा इज अ ग्लोबल ब्रांड, कितना अच्छा एग्जांपल बना देवेंद्र भाई ने, गजब हो गया भाई। ठीक है, लवली लवली। पीपल आर लिविंग इन ग्लोबल, गलत है सेंटेंस, सारी दोबारा से बनाओ, ठीक है ना जी। हाँ, क्वेश्चन 6 पर आप चलो फटाफट से बनाते हैं। अंडरलाइन सेगमेंट के अंदर क्या आप ऑप्शन दे सकते हैं? ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर। देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सिचुएशन को समझना जरूरी है। ड्यूरिंग द वॉर, जब युद्ध की बात है, तो आप समझ रहे जब भी युद्ध की बात हो रही है, गिल्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन होता है। एक बालक ने पूछा सर गिल्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? नाउन है। गाइड अपने आप में वर्ब भी है, नाउन भी है। गार्ड अपने आप में वर्ब भी है, नाउन भी है, ग्लोबल एडजेक्टिव है। सारी करेक्ट हो गए आप? सारी करेक्ट हो गए आप? फाइन, ठीक है जी। एक ने लिखा है भाई गोपाल वर्मा सर इज बेस्ट गाइडर, गलत लिखा है आपने। आप ऐसे लिखेंगे जिसका भी नाम आप लिखना चाहें, इज द बेस्ट और उसके बाद गाइड लिखेंगे। मेरे दोस्त, गाइड खुद में नाउन है, तो भाई नाउन से पहले ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है बेटा, देखो सेंटेंस बनाने से क्या हुआ? सेंटेंस बनाने से आपकी ग्रामर भी सुधर गई और वो शब्द भी याद होगा। तो प्रैक्टिस बैच में मजा आएगा। अगर यही आपका एटीट्यूड रहा तो सिलेक्शन भी आएगा। ड्यूरिंग द वॉर की वजह से सिचुएशन नेगेटिव बताई गई है। द कॉमेडियन प्रूव टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन है, बात युद्ध की चल रही है। कॉमेडियन कौन हुआ? मस्खरा हुआ, है ना। कौन हुआ? जो खुशी फैलाने का काम करेगा, है ना। यानी कि इसकी वजह से बात पॉजिटिव हो गई। और इसने क्या सिद्ध किया है? अ मैन ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक कैसा लगता है भाई? अरे भाई म्यूजिक कैसा लगता है आपको? कैसा म्यूजिक तो अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है बात का पक्का, है ना, वो इंसान जो प्रॉमिस करता है। लेकिन कॉमेडियन का प्रॉमिस से कोई लेना देना नहीं। मैन ऑफ मार्स किसी भी तरह से नहीं चलेगा। मैन ऑफ ग्रास बिल्कुल नहीं चलेगा। मैन ऑफ स्ट्रॉ अपने आप में इसकी जगह ज्यादा अच्छा है। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कॉमन मैन, एक आम आदमी। इसी चीज को हम एक और तरह से कह सकते हैं मैन इन स्ट्रीट, यानी कि गली में घूमता फिरता इंसान। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं गली में घूमता फिरता एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई जान पहचान हो। ठीक है ना, फाइन। मैन इन स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रॉ, दोनों के दोनों एक ही मीनिंग है। ठीक है बेटा, सेलेक्ट करना है डिनोटेशन। आप इस लिखे हुए शब्द का सिनोनिम बताएंगे। देखो डिनोटेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिनोनिम कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। उन तरीके को सीखने की जरूरत हमें ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। आप मुझे बताएं, आर्कर, आर्कर किसे कहते हैं? भाई आर्कर किसे कहते हैं? देखो आर्क, ठीक है, और आर्क से बना है आर्कर। ठीक है भाई साहब, फाइन। अब आर्कर कौन इंसान होता है जो निशाना लगाता है? डजंट गेट परटर्ब। परटर्ब का अगर हम मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है भाई डिस्टर्ब्ड। फाइन, ठीक है। इसी का एक और सिनोनिम अगर हम कहें तो परप्लेक्स्ड। ठीक है, परेशान होना, आसानी से परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटेड का मतलब होता है कोई चीज जो शुरू हुई, स्टार्टेड, जबकि स्टार्टेड का तो इसका मतलब नहीं है ना मेरे बच्चों। ठीक है, फिर अगला आता है हमारे सामने एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब यही होता है जो परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक है ना। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैज गॉट लाइफ। ठीक है ना, समथिंग दैट हैज गॉट लाइफ, जिसको जिंदगी मिल जाए उसे हम एनिमेटेड कहते हैं। ठीक है, और ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? वोन, विन की सेकंड फॉर्म। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा भाई? ठीक है जी,
हाँ जी, आकर अपने आप में कॉमन नाम है। शाबाश देवेंद्र बेटा, बहुत बढ़िया कोशिश। चलो भाई, सेलेक्ट करना मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स। इनको सब्स्टिट्यूशन देना है, आप इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन देंगे? ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड। ओ माय गॉड, किसी इंसान के शरीर में हड्डियों को गिना जा सकता है। दो संभावनाएं हैं, या तो उस इंसान का कंकाल बन चुका हो, या फिर वो इंसान इतना कमजोर हो चुका हो, कोई भी इंसान इतना कमजोर हो चुका हो कि उसकी खाल में उसकी हड्डियां चमक रही हो। आगे देखते हैं। बिकॉज़ हिज बॉडी वाज टोटली श्राइवर्ड एंड रिंकल्ड विद एज। उम्र की वजह से वो क्या हो गया भाई? उम्र की वजह से वो क्या हो गया भाई? उम्र की वजह से वो इंसान बेहद ज्यादा कमजोर हो चुका हो। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया वो इंसान वाइजन हो गया। मेरे दोस्तों, शब्द क्या है? ध्यान से समझ लो। वाइजन, ये शब्द है। वाइजन का मतलब होता है जब आपका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका हो, और रिंकल्ड का मतलब झुर्रियां पड़ चुकी हो। ठीक है ना जी? वाइजन का ही मतलब होता है श्रंकन, ड्राइड, बोनी। इन तीनों शब्दों का मिला हुआ अर्थ होता है वाइजन। ठीक है भाई? ट्रायम्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉर्डिंग वर्ब होता है। एक प्यारा सा सेंटेंस लिखते हैं, चलो आपके लिए। मैंने एक वाक्य लिखा, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। भाई एक बार जरा इसकी मुझे हिंदी बताओगे? बताओ जरा, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, इसका मीनिंग मुझे बताओगे क्या होता है? बताओ भाई। हाँ, ये सभी अपने आप में एडजेक्टिव्स ही हैं। ठीक है ना? बेसिकली एडजेक्टिव्स नहीं है, ये सभी के सभी अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। सत्यमेव जयते, सुना भाई? सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। चल बेटा, अगले क्वेश्चन पर आओ। एले, एक शब्द है एले, इसका आप लोगों को सिनोनिम बताना है बेटा। एक शब्द अगला आया हमारे सामने, एले, इसका सिनोनिम आपको बताना है। एले का मतलब क्या होता है? टू बिकम समवन, या फिर इसको हम अगर कहना चाहें तो एक और कह सकते हैं, टू लेसन। किसी तरह का दुख तकलीफ उसको कम करना, उसे हम एले कहते हैं। शाबाश, ठीक है। एल्योर का मतलब होता है टू एंटाइस। सेंटेंस बना रहा हूं, डोंट एल्योर मी, डोंट एल्योर मी। ठीक है? एल्योर का मतलब क्या होता है ललचाना। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपने देखा होगा, आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, आप किसी शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो भाई जब आप किसी प्रोग्राम, शादी, फंक्शन में जाते हैं तो वहां एक घटना घटती है क्या, कि जो लड़के लोग होते हैं ना, जो जिम वगैरह किए होते हैं, जो जिम वगैरह किए होते हैं, डोले शोले, आप रेज्ड चेस्ट, खुले हुए बटन, कॉलर टाइट, और यूं घूमते हैं, हाथ में एक अपना कोल्ड ड्रिंक लेकर यूं घूमते हैं। और भाई अगर उनका शिकार उनको नजर आ जाए तो बस उसी के चारों ओर मंडराते रहते हैं, उसी के सामने हरकतें करते रहते हैं। क्या हो रहा है? लुभावने की कोशिश हो रही है। ठीक है ना? तो सामने वाले सज्जन को ये कह देना चाहिए, डोंट ट्राई टू एंटाइस मी, डोंट एल्योर मी, मुझे ललचाने की कोशिश ना करो, छोड़ना है। ठीक है भाई? ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप इसे सिर्फ एग्जांपल की तरह ही लेकर चलें। ठीक है भाई? है ना? तो भाई ये अक्सर लोग ऐसा करते हैं, शिकार करते घूमते हैं, एल्योर करते हैं, है ना? छोटे छोटे बच्चे को भी, छोटे छोटे बच्चे को भी ऐसे ही कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसे नहीं कर देता, छोटा बच्चा घूम रहा है तो उसको टॉफी दे देते हैं, टॉफी खाएगा। पार्क में आप घूमते हैं, छोटा बच्चा, उसकी मम्मी घूम रही है, तो भाई शिकार करना है तो छोटे बच्चे, टॉफी खाएगा, इधर टॉफी खाएगा, आधे आधे दे के उसको 5 पैसे की टॉफी, मम्मी का शिकार हो रहा है। अबे सुधर जाओ गधों। अरेंज का मतलब आप सभी को पता है, रिलीज का मतलब होता है टू सेट फ्री, किसी को आजाद कर देना, मुक्त कर देना। एले का मतलब होता है रिलीव करना। ठीक है ना? और रिलीव शब्द अपने आप में एक वर्ब है दोस्तों। ठीक है? और इसी का अगर हम नाउन कहें तो रिलीफ होता है इसका नाउन। ठीक है? ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, इजी हो गया। सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी को याद करने का तरीका है, वोकैबुलरी को अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एग्जांपल्स में यूज करें। ठीक है दोस्तों? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, आप कभी नहीं सुनते हैं ऐसे इंसान के बारे में जो बिलियनियर है, करोड़पति, अरबपति है, लेकिन वो खुश हो, है ना? ठीक है? अब भाई इस चीज को ध्यान से समझते हैं, इसने कहा इसका पैसिव वॉइस क्या है। ये तो है मेरे बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से ये हो गया किस परिवार से भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, इधर इज एम आर नहीं नजर आया, इधर भी इज एम आर नजर आया। ठीक है ना? अब ध्यान से देखते हैं प्यारी सी छोटी सी बात, यहाँ इस हियर के साथ ऑफ लिखा है, इसमें हियर के साथ ऑफ गायब हो गया, तो फिर बचता है हमारे पास क्या? बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, है ना? ठीक है ना? ठीक है जी। एक भाई पूछ रहा है, सर मैं अब तक 2 क्लास ले पाया हूं, उसमें 2-3 क्वेश्चन ही सही गया है, मैं क्या करूं? बेटा इसी क्वेश्चन पेपर को 2 बार 3 बार सोल्व करो। ठीक है? अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार सोल्व करो। ठीक है? और ये आपके लिए नहीं, सभी के लिए है। जब आप एक ही क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार करोगे, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है? पहली बार क्वेश्चन सोल्व करना सीख रहे हो तो इट टेक्स टाइम। ठीक है? आपको यहां पर फिर पैसिव वॉइस ढूंढना है। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू ऑल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज। देखो जब भी आप पैसिव की बात करेंगे, जब भी आप पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव के लिए, आप एक्टिव के लिए सबसे पहले आप वर्ब पर फोकस करेंगे। इधर लिखा है आर और इधर लिखा है इस आर के साथ इन्फिनिटिव, है ना जी? तो इन्फिनिटिव का पैसिव बनाना कैसे होता है भाई? उनके साथ लिखी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पैसिव बनाने के लिए हम टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ेंगे। ठीक है? टू बी के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ेंगे। ठीक है भाई? ठीक है भाई? है ना? बेटा 1 मिनट के लिए वेट करना। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, तो हमें इसका पैसे अगर बनाना है तो पैसे बनाने के लिए हम इस एम आर के साथ टू बी के साथ थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये ऑप्शन बाहर हो गया, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब हमें ये देखना है मेरे भाई कि क्या इस लिखे हुए ऑप्शन में ये सही है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू ऑल्टर द फेस, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो द फेस अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से इस अपने आप में बिल्कुल सही है ना? है ना? लेकिन देखो यहाँ आपके क्वेश्चन का भी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सेम और पैसिव का भी सब्जेक्ट सेम बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, तीनों कहानियां बाहर हो गई, सी फॉर चाइना ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी? फाइन। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फॉलोइंग सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, स्प्लिट किया गया है और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक। हिलॉक हम किसे कहते हैं? छोटी सी, जैसे आप अगर दिल्ली से राजस्थान की तरफ जाते हैं, जयपुर की तरफ जाते हैं, तो अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बड़ी छोटी छोटी हाइट की, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं लगभग बहुत ज्यादा कम ऊंची। स्टडीज नाउन है देवेंद्र साहब, स्टडी अपने नाम एक वर्ब होता है, स्टडीज नाउन है बेटा पिछले सेंटेंस में, ठीक है। द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिलॉक इन आवर विलेज। देखो बेटा, अब इस बिसाइड्स को अगर हम समझने का काम करें, इस बिसाइड्स को अगर हम समझने का काम करें, तो इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इस बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है जी। और बिसाइड की अगर हम बात करें, ये भी प्रेपोजिशन है, ये हमें स्थान की जानकारी देता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी चीज के संग, किसी चीज के साथ, ठीक है जी। हाँ ना गजानंद, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, दोबारा बेटा ये कमेंट मत पूछना, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम? बिसाइड्स नहीं, हम क्या कहेंगे? नदी किसके नजदीक यानी कि किसके साइड में बह रही है, प्लेस बताने का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो बिसाइड्स नहीं, हमें बिसाइड का यूज करना है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिट फॉर टैट, सभी को पता है इसका अर्थ जैसे को तैसा, ठीक है ना जी। तो गो स्मूथली नहीं होगा, वाइल्ड गैस नहीं होगा, प्रिपेयर टू लीव नहीं होगा, करेक्ट आंसर काउंटर अटैक। जैसा को तैसा, ठीक है। इसमें आपके साथ में जैसा व्यवहार किया, आपने पलट कर उसके सामने वैसा ही व्यवहार कर डाला, ठीक है। इवेंचुअली द पेशेंट, देखो बच्चों, अब इस शब्द को सीखना है। आज मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में ही? आज मैंने आपको ये कहा कि आपको किसी भी शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग पहचानना सीखना है, एक कॉम्पिटिटिव लेवल की ही नहीं। आपको ये याद रखना है, अगर आपको कभी भी अंग्रेजी को ही नहीं किसी भी भाषा को अच्छे से सीखना है, तो इस शब्द विज्ञान को अच्छे से पकड़ लो। किसी भी शब्द का कैसे यूज किया जाता है उसको बड़े ध्यान से सीख लो। पेशेंट को अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पेशेंट को अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है धैर्य, ठीक है ना। इसका अर्थ अगर हम समझने का काम करें तो क्या होगा? कंपोज्ड, या फिर अगर हम कहें तो प्लेसेंट, जो धैर्यवान है, ठीक है। बात समझ रहे? क्लियर है? और भाई अगर इसी को हम नाउन की तरह यूज करें तो इसका मतलब निकल कर आता है सिक पर्सन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बीमार है, शरीर से या दिमाग से, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको हमें ध्यान से समझकर चलना है, ठीक है। अब लिखा है इवेंचुअली द पेशेंट सक्कम्ड टू हर इलनेस। यहाँ सवाल आपके दिमाग में आ रहा है सक्कम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना। इसका मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना। फ्रेजल वर्ब के लिए अगर हम बात करें तो फ्रेजल वर्ब का अर्थ निकलता है गिव इन। सरेंडर का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, ठीक है, फाइन। ठीक है बेटा, डाई नहीं है, ओवरकेम नहीं है, एडवांस नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इवेंचुअली, जैसा हमने देखा, जो पेशेंट है, मरीज है, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए अपनी बीमारी से, उसने अपने आप को हरा दिया, उसने कहा बीमार हो गया तो मृत्यु निश्चित है। क्वेश्चन 15 पर आओ भाई। मेवरिक, मेरे बच्चों इस शब्द को ध्यान से बोलना, इस शब्द को ध्यान से बोलना, इसका उच्चारण भी ध्यान से बोलना। इसे हम कहते हैं मेवरिक, बोलो जरा मेरे साथ साथ, इसे हम कहते हैं भाई मेवरिक, ठीक है ना। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं क्या है? अनऑर्थोडॉक्स पर्सन, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर, थॉट्स, विचारों में या व्यवहार में जो इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर किसी के कहे हुए का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। जिसमें किसी के कहे हुए का, अच्छा एंटोनिम बताना था, ओहो माफ करना भाई, क्वेश्चन 14 में एंटोनिम बताना था, हम सिनोनिम बता गए भाई। तो भाई ये तो इसका सिनोनिम है, ठीक है। एंटोनिम की अगर बात करें, माफ करना मेरे दोस्तों, माफ करना, हमें एंटोनिम बताना था। एंटोनिम देखो क्या होगा? ओवरकेम। यहाँ क्या किया है? उस पेशेंट ने, उस मरीज ने बीमारी के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। लेकिन ओवरकेम का मतलब क्या हुआ? बीमारी पर काबू पा लिया। ओवरकम का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर कंट्रोल कर लेना, किसी चीज पर काबू पा लेना, ठीक है ना। ठीक है, ओवरकम का मतलब होता है टू कंट्रोल, या अगर हम कहें तो टू सक्सीड, ठीक है। आप लोगों ने सुना ना, हम होंगे कामयाब, सुना भाई? तो उसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं ना, वी शैल ओवरकम, ठीक है। चलो चलिए, अब देखो इस मेवरिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अनकन्वेंशनल है, अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसका व्यवहार बिल्कुल आजाद है, वो किसी के कहे हुए पर अपना प्रभाव महसूस नहीं करता, ठीक है जी। कस्टोडियन, किसी चीज की रक्षा करने वाला, ठीक है भाई। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी हम किसे कहते हैं? बहुमुखी, एक ऐसा इंसान जिसके बहुत सारे गुण हो, जिसके बहुत सारे गुण हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ब्रिलियंस तो मेवरिक की क्वालिटी होगी। कन्फर्मिस्ट कहते हैं, कन्फर्मिस्ट कहते हैं। हमें इसका एंटोनिम मार्क करना है, तो भाई इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? कन्फर्मिस्ट होगा, ठीक है। कंफर्मिस्ट से बना कंफर्म, ठीक है ना। कंफर्म का मतलब क्या होता है? ये सीखना पड़ेगा। CONFORM, ओम का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, और CON का मतलब हो गया टुगेदर, यानी कि जो ढांचे के साथ मिलकर चले। तो कंफर्म का मतलब हो गया बी इन लाइन विद, यानी कि जो किसी के साथ चले या किसी के अनुसार चले, जो किसी के साथ चले या किसी के अनुसार चले, ठीक है भाई दीपक, क्लियर है? उसे हम कहते हैं क्या? कंफर्मिस्ट, ठीक है बेटा। और देखो कंफर्म अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। और इसी कंफर्म के साथ IST जैसे ही हमने जुड़ा, ये बनता है नाउन, और जिसके साथ हम IST जोड़ देते हैं वो बन जाता है किसी इंसान को बताने वाला शब्द। जैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा वायलिन, स्पेलिंग क्या दिखाना वायलिन की? वायलिन की स्पेलिंग क्या दिखाना भाई? वायलिन तो सभी को पता है ना। दिल में कहीं तुम छुपा लो, वायलिन सभी जानते हैं, गिटार जैसा ही होता है। IST जोड़ते ही कौन हो गया? वायलिन बजाने वाला, वायलिन बजाने वाला। गिटार, IST जोड़ते ही क्या होगा? गिटारिस्ट, गिटार बजाने वाला, अ पर्सन हु प्लेज ऑन गिटार, है ना, ठीक है। इजी हो गया ना। IST जोड़ते ही इंसान की बात होगी। हाँ, वोकल से बना वोकलिस्ट, आई लाइक इट यार। एक दो शब्द बनाकर दिखाना, वोकल से बना दिया आपने वोकलिस्ट, शाबाश मेरे दोस्त, बनाकर दिखाओ भाई, बढ़िया बढ़िया, लवली यार, बहुत गजब की खिलाड़ी हो भाई, मजा ही आ गया। 16, चलो भाई पैराजम्बल का ये सवाल पहले आप करेंगे, मैं पानी पी कर आता हूँ। पैराजम्बल का ये क्वेश्चन पहले आप बनाकर दिखाएंगे, चलो बनाओ फटाफट से। वायलिनिस्ट एक नाउन होता है बेटा। आओ दोस्तों, इसको समझते हैं भाई, सवाल बड़ा मजेदार है ये, बना दिया आंसर। हाँ, ईगोइस्ट भी बहुत अच्छा एग्जांपल बना संदीप भाई।
सुप्रियो सोशलिस्ट बहुत अच्छा एग्जांपल है, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा एग्जांपल पिंटू भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 को बड़े ध्यान से, क्या कहता है देखो ध्यान से। देयर ब्रदर, देयर का अगर जिक्र किया है तो देयर किसके लिए यूज हुआ है वो नाउन हमें ढूंढना होगा, है ना बेटा। तो नाउन यहां है नहीं, फिलहाल इसके लिए हमने छोड़ दिया। ऑर्फन एज एन इन्फेंट, जेन आयर, जेन आयर एक राइटर है बेसिकली, लिव्स एट गेटशेड विद हर आंट सारा रीड एज द नोवेल ओपन्स, ठीक है। नोवेल की शुरुआत में ऐसा कहा है कि ऑर्फन था ये इंसान और रहता था जेन आयर कहां, गेटशेड में, ठीक है। हर फीमेल प्रेजेंस, ये हर जिसके लिए यूज हुआ जेन आयर के लिए यूज हुआ, यानी कि आर भी बाद में ही आएगा। जेन इज 10 years old एंड आउटसाइडर इन द रीड फैमिली, ठीक है। फाइन। अब भाई हमें एक बात समझ में आ गई है क्या, कि हम लोगों को या तो क्यू की शुरुआत मिले या एस की शुरुआत मिले, है ना। आर की भी शुरुआत नहीं है, पी की भी शुरुआत नहीं है, ठीक है। या तो एस की शुरुआत मिले या क्यू की शुरुआत मिले, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं क्या करना है, ध्यान से समझना भाई। नॉवल की जो शुरुआत है, ओपनिंग है यहीं पर है, यानी कि क्यू की शुरुआत में लेके चलनी पड़ेगी मेरे बच्चों। भाई नॉवल की जो शुरुआत है पहले उसी को तोलोगे और उसके बाद क्या बताओगे, है जी। भाई नॉवल की शुरुआत बताकर फिर बताओगे जेन आयर नाम का ये जो इंसान है, ये 10 साल का बालक है। तो क्यू के बाद एस कहां लिखा नजर आ रहा है बच्चों, बताओ जरा। क्यू के बाद एस कहां लिखा नजर आ रहा है ना जी। अब बताओ, ये चुन्नू से सवाल डराएंगे हमको, है ना। मतलब ये चुन्नू से सवाल डराएंगे हमको, इन सवालों को हम डरा देंगे भाई, है ना भाई। किस किस का करेक्ट आंसर बताओ बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है, करेक्ट स्पेलिंग नहीं है वो ढूंढना है, देखो जी। मैथ ए मैटिशियन करेक्ट है, म्यूजिशियन करेक्ट है, टेक्नीशियन करेक्ट है, सब करेक्ट है। तो ब्यूटिशियन की बात गलत हो गई, ब्यूटी, ये ब्यूटी है। आपने जैसे ही इसके साथ मेरे दोस्तों एन को जोड़ा, है ना जी, तो ये बन जाता है हमारे सामने क्या, ब्यूटिशियन में इस वाई को हटाकर आई, ब्यूटिशियन, ठीक है। अब ब्यूटिशियन कौन होता है, अ पर्सन हु डज दैट वर्क, ठीक है। जब भी हम किसी शब्द के साथ, जब भी हम किसी शब्द के साथ ICIAN या IAN जोड़ने का काम करते हैं, तो ये भी बताने का काम करता है क्या चीज, किसी पर्सन के बारे में। टेक्नीशियन जो टेक्निक का काम करता है, म्यूजिशियन जो म्यूजिक का काम करता है, मैथमेटिशियन जो गणित पर काम करता है। आइए दोस्तों अगले शब्द की बात करते हैं, इडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, आए हाय हाय, ठीक है। सर अब मेरे पैरा जंबल ठीक जाने लगे हैं, थैंक यू सो मच। इधर आओ, इधर आओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, ये लगन बनाए रखना, ठीक है। ये लगन बनाए रखना, ये लगन आपके काम आएगी, ठीक है ना। कई बार पता है क्या होता है दोस्त, आप ये 2-3 पेपर कर चुके हो, सारे ठीक हो रहे हैं, कोई एक ऐसा पेपर आपके सामने है जिसके अंदर आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, इसे देखते कहोगे गुरुजी हमसे कुछ ना, हम क्या करें, हम बताओ क्या करें, हम क्या करें। अरे कछु ना करना भैया, इसी टेस्ट को 2-3 बार बनाओ, अगले बनाओगे आपके चेहरे खुद ब खुद ऐसे बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये लगन बनाए रखना है, ठीक है। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन पेपर गलत हो जाए, क्वेश्चन गलत हो तो डरने का नहीं है, ठीक है, खुश रहने का है भाई। क्रोकोडाइल टीयर, क्राइंग ऑफ अ क्रोकोडाइल बिल्कुल गलत, क्रूअल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉरो बिल्कुल गलत, सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो बिल्कुल गलत। 18 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, प्रिटेंडेड, दिखावा करना, दुख का दिखावा करना। अगले सवाल पर आ जाओ भाई फटाफट से, क्या कहता है अगला सवाल, देखो ध्यान से क्या कहता है। पेरिलस, देखो बच्चों, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, पेरिल का मतलब क्या होता है, डेंजर। दोनों के दोनों अपने आप में नाउन है। ओयूएस जुड़ते ही इसका अर्थ बनता है फुल ऑफ, से भरा हुआ, यानी कि पेरिलस का मतलब खतरे से भरा हुआ। और जिनके साथ आप ओयूएस जोड़ते हैं मेरे भाई, बार बार बताता रहता हूं, वो हमेशा एडजेक्टिव बनता है। तो सिनोनिम तो हमें मिल ही गया भाई, ठीक है, सिनोनिम तो हमें मिल ही गया भाई, है ना। अब समझना है, सिक्योर का मतलब सभी लोग जानते हैं, सेफ है, नाउन की तरह भी एडजेक्टिव की तरह दोनों तरह यूज हो सकता है सिक्योर, ठीक है बेटा। ये जो शब्द है ना बी और सी, ये दोनों सिनोनिम है, ये बी और सी जो दोनों के दोनों है, ये सिनोनिम है, ठीक है। स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, इम्पैटस, इम्पैटस का सिनोनिम क्या हुआ, प्रॉम्प्ट, सभी का मतलब क्या हुआ, मोटिवेट। मेरे दोस्तों इसे हम हिंदी में कहते हैं उद्दीपन। भाई जो हमारे बीच टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है गजानन भाई, या जो किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो सारे के सारे जो दोस्त है ना, उनको ये शब्द जरूर सीखना चाहिए। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस हम कहते हैं किसे, स्टिमुलस हम कहते हैं प्रेरणा को, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अगर ये चेहरा दिख जाता है, आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो ये चेहरा आपको दिख जाए, आप एकदम से मोटिवेटेड फील करते हैं, ये मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया तो हलवा बना देंगे क्वेश्चन का, बोलो हाँ, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ स्मृति आपको, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, उद्दीपन, यानी कि एक स्टार्ट, ठीक है। किसी भी इंसान को कोई काम करने के लिए हम जब मोटिवेट करते हैं, उसको पहली प्राइमरी मोटिवेशन देते हैं। एक छोटे बच्चे को हमने स्टिमुलस दिया, कैसे स्टिमुलस दिया, कि बेटे अगर भूख लगे तो मेरा नाम लेना, स्टिमुलस दे दिया, ठीक है जी, है ना। अरे है ना, क्लियर है भाई, है ना, बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला शब्द आता है सेरेंडिपिटी, बोल कर दिखाओ भाई, शब्द बड़ा खतरनाक है, बोलने में ही डर लग जाएगा, हाँ बोलने में ही एक बार डर लग जाएगा। सेरेंडिपिटी बोलो जरा, सेरेंडिपिटी, और ये शब्द आपको बोलना है, ये शब्द आपको बोलना है, ठीक है। सेरेंडिपिटी ये अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, कन्वे माई सेरेंडिपिटी, प्लीज एक्नॉलेज, या फिर एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई सेरेंडिपिटी। आपका कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त तैयारी करनी शुरू करना चाहता है, आपसे उसने पूछा हाँ भाई किसका कोर्स लूं, आपने सजेशन दे दिया मैथ्स इससे पढ़ो, इंग्लिश इससे पढ़ो, ये इससे पढ़ो, उससे पढ़ो। उसके बाद क्या कहोगे, उसके बाद आप उसे कहोगे क्या चीज, भाई गुड लक फॉर अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर। कंपटीशन लेवल पर तैयारी करते हैं, अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं कि कौन सा टॉपिक कैसा हो, कौन से टॉपिक से या कौन से सब्जेक्ट से किस वजह से आप अपनी तैयारी और अच्छी करने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तैयारी करना छोड़ भी दें, ठीक है ना। तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे कहेंगे क्या, आप उसे कहेंगे भाई गुड लक। लेकिन अब आपने एक नया शब्द यूज करना है, क्या बोलेंगे, प्लीज एक्सेप्ट माई सेरेंडिपिटी। क्या बोलोगे, प्लीज एक्सेप्ट माई सेरेंडिपिटी। अरे है ना, आप क्या कहेंगे, अगर मान लो आप खुद नहीं करे किसी और के जरिए अपना गुड लक भिजवा दे, तो क्या कन्वे माई सेरेंडिपिटी टू हिम या हर, बोलोगे ना। अरे है ना, बोलोगे ना। चलो तैयारी की बात नहीं, दूसरी बात करते हैं। मान लो आपका कोई सखी या आपका कोई सखा, आपका कोई दोस्त डेट पर जा रहा है पहली बार, आपका कोई दोस्त जबरदस्त तैयारी के साथ जा रहा है, रुक जाओ यार जुल्फे संवार लूं, सेटिंग करने जा रहा हूं भाई। आप जा रहे हैं तैयार होकर, दोस्त ने टोक दिया, कहां जा रहे, कहां जा रहे, आपने कहा भाई सेटिंग के लिए जा रहा हूं, पहली बार मिल रहा हूं मैं, ठीक है पहली बार मिल रहा हूं, तो वो सामने वाला को क्या कहेगा, ठीक है यही कहेगा, प्लीज एक्सेप्ट माई सेरेंडिपिटी, गुड लक, ठीक है। जब तेरा
कटेगा तो वापस यही आएगा, है ना। तो बात समझे, आपको ये शब्द यूज करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाओ। चलिए भाई, क्लोज टेस्ट आ गया है और मजेदार है ये सफर, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें, ठीक है ना जी। क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन को समझना, ठीक है। कि हमारे सामने ये जो लिखा है अचीवमेंट, अपने आप में नाउन है, तो नाउन से पहले सिर्फ एक एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे, हमें ये समझना सबसे जरूरी है। दूसरी बात क्या हो गई है? दूसरी बात क्या हो गई भाई? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरी बात हमें समझना है कि पूरे के पूरे लिखे हुए पैसेज की जो सेंस है वो पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है, हमें ये समझना जरूरी है कि कहां कौन सी बात पॉजिटिव कही जा रही है और कहां कौन सी बात नेगेटिव जा रही है। अरे हाँ ना, मैंने आंसर नहीं बताया आपको सेरेंडिपिटी का। ओ माय गॉड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप किसी को गुड लक कहोगे तो कैसे कहोगे भाई गुड लक? आप उसे गॉड सेंड ही तो कहोगे, भगवान तेरा भला करे, ठीक है जी, फाइन। चलो भाई, अगले शब्द पर आओ, इस पर फोकस करने दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान आनी चाहिए, सेंस को समझना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। और एक तीसरी चीज होगी डिफरेंस ऑफ मीनिंग, शब्दों के बीच के मीनिंग की हमें फर्क की जानकारी लेकर चलनी है। और एक आखिरी पॉइंट, चार चीजों का ध्यान रखना है, प्लीज नो योर ग्रामर, अपनी ग्रामर को अच्छे से जाने। चार चीजों पर टिकती है बातचीत, ठीक है बेटा, चार चीजें जमती हैं। सेरेंडिपिटी हम हमेशा पॉजिटिव की तरह यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चार चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी लेनी है, सेंस पॉजिटिव, मीनिंग नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, फिर डिफरेंस समझना है, शब्दों के बीच क्या फर्क है, और उसके बाद हम समझते हैं किसी को अपनी ग्रामर को। लिखे हुए पैसेज को पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स डिस्कवर्ड दैट देयर आर टू रूट्स, रूट मींस रास्ते, दो रास्ते हैं, ब्लैंक अचीवमेंट, आगे लिखा है अचीवमेंट, ठीक है जी। एक कंफर्मिटी, थोड़ी देर पहले कंफर्म शब्द हमने पढ़ा था, एक बार मेरे को बता तो दो भाई, इस कंफर्म का मतलब क्या बताया था? बताओ भाई, बताओ भाई फटाफट से एक बार मुझे। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले, कंफर्म के बारे में मैंने जानकारी आपको दी है, तो एक बार मुझे फटाफट से बता दो कि ये कंफर्म होता क्या है? कंफर्म का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज के अनुसार चले, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अचीवमेंट, किसी चीज को पाने के दो तरीके हैं, या तो जैसा कहा वैसा करते जाएं, एंड ओरिजिनलिटी, या फिर अपना नया रास्ता बनाएं। कंफर्मिटी मींस फॉलोइंग द क्राउड, जो भीड़ कर रही है आप भी वही करें। कन्वेंशनल पाथ, कन्वेंशनल को ही हम ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं, सिनोनिम लिख लेना भाई, ठीक है। कन्वेंशनल को ही हम लोग ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। आगे लिखा पाथ का मतलब रूट ही है, सिनोनिम है बेटा, ठीक है। एंड ब्लैंक स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन, स्टेटस को का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति। ओरिजिनलिटी इज टेकिंग द रोड, एक ऐसा रास्ता पकड़ना है, ब्लैंक ट्रैवल, जिस पर लोगों ने लगभग यात्रा नहीं की है। चैंपियनिंग अ सेट ऑफ नोवेल आइडियाज, मेरे बच्चों नोवेल का मतलब होता है न्यू, नोवेल का मतलब होता है न्यू, नए विचारों को आजमाना। एंड गो अगेंस्ट द ग्रीन, जो खा रहे हैं लोग उसके अलावा कुछ और ट्राई करना, बट ब्लैंक मेकिंग थिंग्स बेटर, और अच्छा करने की कोशिश करना। पैसेज के अंदर अचीवमेंट की बात कही गई है, हम आंसर बना सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट देयर आर टू रूट्स, दो रास्ते हैं अचीवमेंट, ठीक है। तब अगेंस्ट की बात नहीं है, अचीवमेंट के लिए तुम्हें पॉजिटिव सेंस वाला प्रीपोजिशन चाहिए, है जी। ओ डबल एफ सेपरेशन को बताता है ना। ऑन हमें कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस बताता है, टू हमें डेस्टिनेशन बताता है। तो भाई अगर हम अपने अचीवमेंट को डेस्टिनेशन की तरह समझें तो इसलिए टू ही सबसे सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताते भी चलना भाई साथ साथ, ठीक है। रूट्स टू अचीवमेंट, कंफर्मिटी एंड ओरिजिनलिटी। कंफर्मिटी मींस फॉलोइंग द क्राउड, ब्लैंक अनकन्वेंशनल पाथ्स, ठीक है। फॉलोइंग द क्राउड, डाउन, बिसाइड, सिंस, एट, ठीक है। इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो एट बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों? एट हम पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज करते हैं, जैसे आई विल मीट यू एट मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। संदीप कह रहा है यहाँ फोर भी आ सकता है क्या बेटा? ऑप्शन में कहीं फोर लिखा है संदीप बाबू? क्या कहीं ऑप्शन में फोर लिखा है बेटा? जब यहां पर कहीं ऑप्शन में फोर नहीं लिखा तो ना तो आपको ऐसा सोचना है, ना आपको ऐसा सोचने की जरूरत, ठीक है। इस आदत को आज ही दिमाग से हटा दो। जो ऑप्शन दिए हैं उससे बाहर नहीं सोचना, जो ऑप्शन दिया है उससे बाहर नहीं सोचना, जो ऑप्शन में है उसके बाहर नहीं सोचना, ठीक है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से ज्यादा सोचेंगे तो आप अपने आप को पहले ही कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर तो क्या क्वेश्चन बनाओगे? फिर तो टाइम पास करके आओगे भाई, टाइम खराब करोगे फिर तो अपना भी और हमारा भी। बिसाइड की अभी भी जानकारी दी है, एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो प्लेस की जानकारी हमें देती है। अरे भाई है ना, ऐसी जानकारी जो प्लेस की हमें देता है जानकारी। किसी के साथ सिंस की अगर हम बात करते हैं तो या तो ये रीजन बताने का काम करता है या फिर टाइम बताने का काम करता है। इन सभी में ऐसा कुछ नहीं है। इट मींस क्या कहना सेंसिबल है? फॉलो करना। अगर क्राउड नीचे जा रही है तो नीचे जाना, फॉलोइंग के साथ डाउन हमें लिखना सेंसिबल लगता है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए? फॉलोइंग द क्राउड डाउन कन्वेंशनल पाथ एंड, देखो एंड हमेशा एक ऐसी कंजंक्शन है जो बैलेंस बनाती है, यानी कि इससे पहले कन्वेंशनल पाथ की बात कही है और इसके बाद भी, मतलब जो लोग कर रहे हैं वही आप करें, ठीक है। बिल्डिंग द स्टेटस को, सप्लाइंग द स्टेटस को, सर्विंग द स्टेटस को, या मेंटेनिंग द स्टेटस को, ठीक है। देखो जब आप किसी चीज को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं मेरे बच्चों, जब आप किसी चीज को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है वही आप कर रहे हैं, तो कुछ नया बिल्ड नहीं कर रहे हैं, सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, सर्व आप किसी को कर नहीं रहे हैं, जो है प्रेजेंट सिचुएशन उसी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके सामने क्या होगा, जो मेंटेन करना है वही आप करेंगे। अनिल को क्लास से हटा देंगे सर, अनिल को क्लास से परमानेंट हटा देंगे सर। क्वेश्चन बनाने में इसका ध्यान नहीं है, इसको टाइम पास करना है क्लास में। अनिल को हटाओ पहले क्लास से। चल अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते हैं। लिखा है हमारे सामने चैंपियनिंग सेट ऑफ, अब हमारे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग अपना नया रास्ता बनाने हैं, यानी कि ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनलिटी इज टेकिंग द रूट, ठीक है। ब्लैंक ट्रैवल, क्वाइटली, फार, फ्रीक्वेंटली, लेस। देखो जी क्वाइटली का कोई मीनिंग नहीं है, शांत वाला कोई सेंस यहां नहीं है, ठीक है। या तो कोई सेंस इसका नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखो लिखा है फार, कोई नहीं, मतलब फ्रीक्वेंटली जहां लोग बार बार गए हैं वो तो कन्वेंशनल हो गया, लेस यही इसका अर्थ बनाता है कि जहां लोग गए ही नहीं है उन रस्तों को बनाने का काम करता, ठीक है जी, ठीक है भाई, फाइन। अगला आखिरी सवाल, ठीक है। चैंपियनिंग अ सेट ऑफ नॉवल आइडियाज दैट गो अगेंस्ट द ग्रीन, आगे लिखा है बट ब्लैंक मेकिंग थिंग्स बेटर। देखो बच्चों, किसी भी सेंटेंस के बीच अगर ये हमें लिखा हुआ मिलता है तो ये याद रखना, ये बताने का काम करता है कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बताने का काम करता है? कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ अगेंस्ट भले ही जाना है, मीनिंग नेगेटिव आ रहा है, किसी के अगेंस्ट जाना इसका मतलब मीनिंग को नेगेटिव बताने की बात है ना। यहाँ भले ही अगेंस्ट जाकर नेगेटिव बना रहा है, लेकिन आगे क्या लिखा है? मेकिंग थिंग्स बेटर, लेकिन चीजों को अच्छा भी बनाना है। कहा चीजों को अच्छा भी बनाना है, बेटर बनाना है, ठीक है ना। तो भाई अगर चीजों को अच्छा बनाना है
अगर चीजों को अच्छा बनाना है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहां पर हमें क्या कहना सेंसिबल होगा भाई, देखो हाँ सुपरफिशियली का मतलब क्या हुआ, नकली रूप से, सुपरफिशियल कोई चीज नकली है नहीं है, डिसइंटरेस्टेडली बिल्कुल नहीं, यहां तो हमें पॉजिटिव वाला शब्द चाहिए भाई, है ना जी, यहां हमें पॉजिटिव वाला शब्द चाहिए, अरे है ना, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली यानी कि फाइनली, ठीक है ना, हम जो भी काम करें, जो भी हम काम करें, कोई भी नया काम करें, फाइनली उसका पर्पस क्या है, चीजें अच्छी होनी चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर बनता है। एडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है, एडवर्टेंटली का मतलब होता है माइंडफुली, माइंडफुली का यहाँ कोई सेंस है नहीं, भले ही ये पॉजिटिव मीनिंग वाला शब्द है, लेकिन एडवर्टेंटली का कोई यहाँ पर मीनिंग जस्टिफाई नहीं है दोस्तों, ठीक है ना जी। फाइन, यहाँ इसका कोई मीनिंग जस्टिफाई नहीं है, हम तो फाइनली कहकर ज्यादा सेंसिबल मानेंगे कि भाई फाइनली होना क्या चाहिए, आप कुछ नया करें, उसका अंत क्या होना चाहिए, चीजें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फाइन, चलिए दोस्तों एक बार अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा और भाई मुझे अपना स्कोर फटाफट से बता दीजिएगा। शाबाश। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मेहनत करें, इसी सेट को 2-3 बार रिवाइज करें और सोल्व करें, इंप्रूवमेंट आएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर दोस्तों।